वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन। दोस्तों इस सेट से आपके एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी उत्प्रेषण रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों निचली अदालत के लंबित मामले को अपने पास मंगवाना या रद्द करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा जो व्याख्या लाया जाता है दोस्तों, इससे काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए व्याख्या को खुद से पढ़ने का भी कोशिश करेंगे। उत्प्रेषण रीट का प्रयोग तब होता है जब कोई निचली अदालत अपने आधिकारिक क्षेत्र से बाहर काम करती है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कुल कितने NADH अणु उत्पन्न होते हैं, यानी प्रति ग्लूकोज अणु होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो प्रति अणु ग्लूकोज होते हैं वह होता है 6। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक ग्लूकोज अणु में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के दौरान 6 NADH अणु बनते हैं, यानी क्रेब्स चक्र के प्रति टन 3 NADH बनते हैं। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने के लिए RBI की रेपो रेट में वृद्धि का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल GDP पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इस पर प्रभाव पड़ता है कि यह अल्पकाल में वृद्धि को कम कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रेपो रेट बढ़ने से उधार मांगना महंगा हो जाता है, जिससे निवेश और खपत की कमी आती है जो GDP वृद्धि को धीमा कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने अंततः दबाया था? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको जो अंग्रेज अधिकारी दबाए थे वह थे विंसेंट आयर जी। इन्हीं के द्वारा 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा दबाया गया था इस युद्ध को। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, मेजर विंसेंट आयर ने जगदीशपुर के पास कुंवर सिंह की सेना को पराजित किया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का ध्रुवीकरण इस बात का क्या प्रमाण देता है? तो प्रकाश का ध्रुवीकरण जो है प्रमाण देता है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, केवल अनुप्रस्थ तरंगों को ही ध्रुवित किया जा सकता है, अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों को नहीं किया जाता। ये आपको बात याद रखना है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हमारा अगला प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी भारत में मुख्यतः किस भौगोलिक परिस्थिति में विकसित होती है? तो दोस्तों यह विकसित होती है उच्च तापमान और भारी वर्षा क्षेत्र में। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी जाए। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारी बारिश के कारण निक्षालन प्रक्रिया से सिलिका बह जाती है और आयरन एल्युमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका के राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये mRNA के कूट को अमीनो एसिड में अनुवादित करता है, इसीलिए इसे राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की गंडक नदी का संगम स्थल गंगा के साथ कहाँ है? तो दोस्तों गंडक नदी की संगम जो है गंगा के साथ यह पटना दीघा घाट पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो 143 जो है यह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से प्रमादेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि
यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों धारा पर प्रभाव पड़ेगा कि वह आधी हो जाएगी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आप व्याख्या देखेंगे कि ओम के नियम में V बराबर आई आर होता है, ये आपको याद रखना है। ओम का नियम है और I बराबर इसी को पलटते हैं तो V R होता है, अतः करंट प्रतिरोध का के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि बजट घाटा और राजकोषीय घाटा में मुख्य अंतर क्या है? तो बजट घाटा और राजकोषीय घाटा में मुख्य अंतर है कि राजकोषीय घाटा में सरकार की कुल उधारी भी शामिल होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम का निर्माण कोशिका के किस अंगक द्वारा होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण जो होता है दोस्तों यह मुख्य रूप से गोल्जिकाय के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ आजीवक संप्रदाय के बारे में बोला गया है, तो यह किया गया था दोस्तों बिंदुसार के द्वारा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिंदुसार स्वयं आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसने उनके लिए गुफाएं भी दान दिए थे, ये आपको याद रखना है और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसमें न्यूनतम आयु जो होती है दोस्तों यह होती है 21 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजे गए लिथियम भंडार जमुई यानी बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो लिथियम का भंडार हाल ही में खोजा गया है चकाई क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज का संस्थापक होने के साथ साथ दयानंद सरस्वती की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों यह पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का क्या महत्व होता है? तो दुर्ग का महत्व होता है दोस्तों कि राज्य की सुरक्षा और रक्षा की शक्ति करना। हमारा अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इथाइल अल्कोहल का जब निर्जलीकरण किया जाता है तो इससे एथिलीन प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल के द्वारा बोला गया है दोस्तों, तो यह शक्ति जो है यह है अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह कौन सा अनुच्छेद में है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो दोस्तों साइट्रिक अम्ल जो है यह कार्बनिक अम्ल है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह 2.86% है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे यूरिया गोल्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें जो कथन है यह सल्फर लेपित यूरिया है जो पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाता है, ये कथन सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ लेपित किया गया है। यह न केवल नाइट्रोजन के अवशोषण को बढ़ावा देता है बल्कि मिट्टी में सल्फर की कमी को भी पूरा करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे जो दोस्तों इनमें से
संसद के दोनों सदनों में संशोधन विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये सही है, बाकी सब गलत है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के लिए है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं। दोनों सदनों को इसे अलग अलग पारित करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। मौलाना मजरुल हक ने 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, जो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र बना। हमारा अगला प्रश्न है केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण के किस चरण से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि केल्विन चक्र, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, स्ट्रोमा में होता है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में स्थिरीकरण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 50% से अधिक है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है, जो इसे आर्थिक विकास का मुख्य चालक बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रोलेक्ट एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ रोलेक्ट एक्ट की बात कही जा रही है, जो कि 1919 में हुआ था। तो हम देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो सही वाला कथन हम देख लेते हैं। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहा गया था, तो ये सही बात है। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए अत्यधिक शक्ति दी थी, तो ये भी सही बात है। इस एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये भी सही है, पर ये गलत है। इस अधिनियम में भारतीयों को न्यायिक अपील का अधिकार दिया था, ये गलत बात है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि रोलेक्ट एक्ट ने न्यायिक अपील का अधिकार छीन लिया था, ना कि दिया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम जो है दोस्तों, वह है पहले डीएनए, उसके बाद आरएनए, फिर प्रोटीन, ये सही क्रम होता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, जहां डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन बनता है, ये आपको याद रखना है और हो सकता है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के कैमूर पठार की चट्टानें मुख्य रूप से किस काल की है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से जो काल है वह है विंध्य काल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कैमूर का पठार विंध्य क्रम की चट्टानों से बना है, जो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के किस नियम पर आधारित है? तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम, वह नियम पर आधारित है जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह पैदा होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे कौन कौन से कार्य हैं वो हम देखते हैं। राज्यों के बीच सहकारी संवाद को बढ़ावा देता है, तो ये सही बात है, नीति आयोग का ये कार्य है। राष्ट्रीय विकास का एजेंडा तैयार करता है, तो ये भी सही बात है। राज्यों को वित्त अनुदान आवंटित करता है, तो नहीं, ये वित्तीय अनुदान आवंटित नहीं करता, ये गलत बात है। निगरानी और मूल्यांकन करना, ये सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे कि वित्तीय अनुदान आवंटित करने का कार्य वित्त आयोग का है, नीति आयोग का नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि चंपारण एग्रियन एक्ट 1918 का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका मुख्य परिणाम था दोस्तों तिनकठिया पद्धति का कानूनी रूप से अंत करना। हमारा अगला प्रश्न है कि
उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस एक्ट के साथ ही दशकों से चली आ रही तिनकठिया प्रथा का औपचारिक अंत हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है ये पूछा गया है, तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 129 थी 2024 में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस के लिए समान तापमान और दबाव पर या आयतन किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों यह होता है अणुओं की संख्या यानी मोल की संख्या पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एवोगाड्रो के नियम के अनुसार भी समानुपाती n, जहां n मोल की संख्या, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का दर्शन क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो दर्शन है दोस्तों वह होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो प्लासी युद्ध के निर्माण के दौरान जो है युद्ध जो हुआ था उस समय बंगाल का नवाब जो बना था वह था मीर जाफर जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब के रूप में भी बिठाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा के मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है? तो वह मिट्टी जो है वह है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, गंगा के मैदान की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ और जलोढ़ नई और पुरानी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में एरिथ्रोपोइटिस हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों यह निकलता है गुर्दा से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किडनी से निकलने वाला यह हार्मोन अस्थि मज्जा को आरबीसी बनाने का संकेत देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि 1928 में जब यह आया तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे क्योंकि सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। हमारा अगला प्रश्न है कि रेपो रेट में कमी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेपो रेट का कमी पर अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है वह है दोस्तों तरलता में वृद्धि का। हमारा अगला प्रश्न है कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों यह प्रकाशित किया जाता है IUCN के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि IUCN इंटरनेशनल यूनिक फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विलुप्त प्राय प्रजाति की सूची प्रकाशित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह स्थापित हुआ था सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1964 में सोवियत संघ की 3 तकनीकी सहायता से यह स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब कि प्रकाश की चाल बदलती है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माध्यम बदलने से प्रकाश की गति बदलती है जिससे वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? तो यह होता है पोटेशियम और कैल्शियम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पोटेशियम और कैल्शियम आयन हृदय की मांसपेशियों को संकुचन के लिए अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यह सदाकत आश्रम की स्थापना जो किया गया था यह मजरूल हक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मौलाना मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की जो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आवास भी बना। हमारा अगला प्रश्न है कि
संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में क्या सत्य है? तो दोस्तों यह सत्य है कि यह संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यह सत्य है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन या लोकसभा हो या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है इसमें से? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो राज्य को इसे लागू करने का निर्देश देता है, ये सही है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 न्यायोचित नहीं है, यानी इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन राज्य के शासन में इन्हें आधारभूत माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1912 के कांग्रेस के बांकीपुर यानी पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और इसका महत्व क्या था? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो किया गया था यह आर.एन. मधोलकर के द्वारा किया गया था और कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, यह बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज में प्रयुक्त कैथोड किरण का गुण क्या है? तो दोस्तों कैथोड किरण का गुण जो है ये प्रकाश की गति से चलती है और ऋणात्मक आवेशित होती है, ये सही बात है। और ये विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है, ये भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से ए बी दोनों सही है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित कणों यानी इलेक्ट्रॉन की धारा है, इसीलिए वे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था 74 से 78 के बीच में, तो यहाँ इसे निर्धारित समय में से 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था, ये सही बात है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जनता पार्टी सरकार ने इसे 1978 में समय से पहले समाप्त कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के अलावा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे अधिक बाघों का दूसरा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह दूसरा राज्य है दोस्तों कर्नाटक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हालिया जनगणना के अनुसार कर्नाटक बाघों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो दोस्तों यह दिया गया था सारनाथ में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सारनाथ के मृग दाव में उन्होंने 5 भिक्षुकों को अपना पहला उपदेश दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन में पेस मेकर का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसमें पेस मेकर का कार्य होता है हृदय में विद्युत आवेग का उत्पन्न करना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ए नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए विद्युत संकेत भेजता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में लाया गया प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और निर्वाचित प्रतिनिधित्व की जगह दी, यानी ऑप्शन नंबर सी बी। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इसे भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन की नींव माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कैमूर के पठारी क्षेत्र में चूना पत्थर की प्रधानता का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि बिंदकर्म की अवसादी चट्टानें। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिंद युग की चट्टानें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाले बैरोमीटर में पारे का उपयोग क्यों होता है? तो दोस्तों इसमें पारे का उपयोग इसलिए होता है कि पारे का घनत्व पानी से बहुत अधिक होता है जिससे बैरोमीटर का आकार छोटा रहता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यदि पानी का उपयोग करते हैं तो बैरोमीटर करीब 10.3 मीटर ऊंचा होता है जबकि पारे के साथ यह केवल 76 सेंटीमीटर रहता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि लॉर्ड डफरिन ने इसे एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कहकर उपहास किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि पीतल और कांसा में मुख्य क्या अंतर है? तो दोस्तों इसमें मुख्य अंतर है, पीतल में तांबा टीन होता है और कांसा में तांबा जस्ता होता है, यही अंतर है। यानी कि पीतल में तांबा टीन का मिश्रण है और कांसा तांबा जस्ता का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की लोकसभा सीटों में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों एससी के लिए टोटल 6 सीटें आरक्षित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, यानी एससी के लिए आरक्षित है। हमारा अगला प्रश्न है नीली क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो नीली क्रांति का उद्देश्य था दोस्तों मत्स्य पालन, जलीय कृषि और आर्थिक समृद्ध करना। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 का महत्व क्या है? तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 32 का महत्व है कि इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। यह मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के भीतर नाभिकीय संलयन के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? तो दोस्तों इसमें जो परिस्थिति आवश्यक है वह है अत्यधिक उच्च तापमान और उच्च दबाव। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु को आपस में जुड़ने के लिए लाखों डिग्री तापमान और प्रचंड दबाव चाहिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है पाल शासक धर्मपाल ने किस प्रसिद्ध संस्थान की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि धर्मपाल ने भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका जीवन काल जो होता है यह होता है 120 दिन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पुरानी आरबीसी प्लिया में नष्ट हो जाती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का उपयोग पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों यह प्रभाव पड़ता है कि क्रय शक्ति में कमी आती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के किन राज्यों की सीमा पर है? तो दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जो एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था 1919 के एक्ट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की समीक्षा करना और भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी। हमारा अगला प्रश्न है, इससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। यह भारत में संवैधानिक सुधारों के भविष्य पर रिपोर्ट देने आया था। हमारा अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो दोस्तों यह होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन यानी किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है आंवला और खट्टे फलों में विटामिन सी की अधिकता का मानव शरीर में क्या लाभ है? तो दोस्तों इसका लाभ होता है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोलेजन संश्लेषण में सहायक है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह होती है 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, यह किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह लोधी शैली से मुगल शैली की ओर संक्रमण का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त की विजय नीतियों के बारे में
क्या सत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है ये बोला गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने दक्षिण के राज्य को हराकर ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, ये सही बात है, बाकी सब गलत बातें हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर उन्हें उनका राज वापस लौटा दिया था, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ताकि वह उत्तर में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है कि पृथ्वी द्वारा जोड़े गए पार्थिविक विकिरण का प्रभाव कम होना, इसके कारण ये होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। क्षोभ मंडल पृथ्वी की गर्मी से गर्म होता है, इसीलिए सतह के पास यह सबसे अधिक गर्म होता है, ऊपर जाने पर ठंडा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति ढांचे में टारगेट इन्फ्लेशन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सरकार द्वारा निर्धारित 4% ±2% का लक्षित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। आरबीआई अधिनियम के तहत मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% है, जिसकी सहनशीलता सीमा 2% से 6% तक है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का तिलहड़ कुंड जलप्रपात कैमूर पठार पर स्थित है, यह किस नदी द्वारा निर्मित है? तो तिलहड़ कुंड की बात कही जा रही है, तो यह दुर्गावती नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कैमूर जिले में दुर्गावती नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही के बारे में बोला जा रहा है भूकंपीय तरंग में? तो एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर चलती है और सबसे अधिक तबाही मचाती है। एस तरंगे केवल ठोस में चलती है, ना ही तरल में नहीं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बाबर की तुलुगमा पद्धति क्या थी? तो दोस्तों यह थी सेना की विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर दुश्मन को चारों तरफ से घेरना। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। इसमें दुश्मन को एक घेरे में फंसाया जाता था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो का निहितार्थ क्या था? तो इनका निहितार्थ जो था दोस्तों वह था वेदों में निहित तार्किकता और ज्ञान को आधार बनाकर समाज सुधार करना। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वेदों को वे ज्ञान का मूल स्रोत मानते थे, ना कि केवल अंधविश्वास। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन स्केल पर यह मान 310 के क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केल्विन और सेल्सियस में 273 का अंतर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप की वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्रवेश द्वारा जिस पर नक्काशी होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य एजेंडा जो है यह भारत के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अत्यधिक आवास और बाढ़ प्रबंधन में विफलता। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोसी नदी पहाड़ों से बहुत गाद मिट्टी लाती है, जो मैदानी इलाकों में जमा होकर नदी का बहाव बदल देती है। हमारा अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद, यानी सत्य की ही विजय होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में लिथियम धातु की सबसे हल्की होने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण होता है कि इसका परमाणु भार सबसे कम होता है धातुओं में। हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी काउंसलिंग में राज्यों के मतों का भार कितना होता है? तो दोस्तों इसका भार जो होता है यह होता है 2/3 भार।
यानी भाग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि केंद्र के पास 1/3 वोटिंग पावर होती है और राज्य के पास 2/3 पावर वोटिंग होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका स्रोत होता है जल यानी H2O। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के अणुओं का विघटन होता है जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में अग्रनोई अधिकारी का क्या अर्थ होता था? तो इसका अर्थ होता था दोस्तों कि सड़क निर्माण और कर संग्रह करने वाला अधिकारी। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज के अनुसार ये आधिकारिक सड़कों के रखरखाव और कृषि से संबंधित करों को संभालते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मधुमेह में इंसुलिन की भूमिका क्या है? तो दोस्तों मधुमेह में इंसुलिन की जो भूमिका है वह है कि रक्त में शर्करा को कोशिकाओं में प्रवेश कराना। हमारा अगला प्रश्न है कि सिक्किम का विलय 1975 में भारत में क्यों किया गया? तो दोस्तों इसका विलय इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ के लोगों की जन इच्छा के कारण ऐसा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था जोधपुर का कार्य क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य क्षेत्र है अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों का पारिस्थितिक विकास करना। हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों इसका तत्कालीन कारण था नमक पर कर और एकाधिकार करना। हमारा अगला प्रश्न है कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है? तो हीरा विद्युत का कुचालक इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सभी सहसंयोजक बंध में होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत क्या है? तो दोस्तों इसका विशेष बहुमत यह है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हो, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल का वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक महत्व यह है कि यह रात में ऑक्सीजन दे सकता है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि कुछ अध्ययनों के अनुसार पीपल का पेड़ लंबे समय तक ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है। हमारा अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER पर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन के परिवहन और पैकेजिंग के लिए ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे RER प्रोटीन संश्लेषण करता है और उसे आगे के बदलाव के लिए भेजता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ कपास की खेती और कपड़ा मिल का भारी केंद्र है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह सेट अच्छा लगा होगा और यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट था। इस सेट से आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।